है गाइस, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सब सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी। इसके अंतर्गत हम लोग आज स्टडी करेंगे ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी बात की है सिगमंड फ्रायड ने अपनी थ्योरी साइको एनालिसिस, साइको एनालिटिक डेवलपमेंट, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड साइको डायनामिक डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने माइंड की तीन अवस्था और पर्सनालिटी की तीन अवस्था के बारे में डिस्कस किया है। माइंड की तीन अवस्था, जो कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में इसको समझ लिया है, लेकिन आज का जो एपिसोड है वह बेसिकली डेडिकेटेड है पर्सनालिटी की तीन अवस्थाओं के ऊपर, जो है ईड, ईगो और सुपर ईगो। सो इसको हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि माइंड की तीन अवस्था, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस माइंड क्या होता है, और इसमें हम लोग यह भी समझेंगे कि पर्सनालिटी की तीन अवस्था ईड, ईगो और सुपर ईगो, माइंड की तीन अवस्था कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस माइंड से कैसे रिलेट करती है, कैसे संबंधित है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको यह समझना बहुत ही जरूरी है कि माइंड की तीन अवस्था क्या होता है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिए और समझिए कि माइंड की तीन अवस्था क्या होती है। माइंड की तीन अवस्था कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस के बारे में डिटेल में समझिए। इस वीडियो में भी मैं थोड़ी चर्चा करूंगा कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस के बारे में, ताकि आपको पर्सनालिटी की जो तीन अवस्था है ईड, ईगो और सुपर ईगो अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इसको इस वीडियो में इस तरीके से सिंप्लीफाई करूंगा कि आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो पहले हम समझते हैं माइंड की तीन अवस्था क्या कौन कौन सी होती है। पहला होता है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस। तीनों ये माइंड की तीन अवस्था है। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, यानी चेतन मन। इसका अगर हिंदी में मतलब बात करें तो कॉन्शियस माइंड का हिंदी में मीनिंग होता है चेतन मन, यानी कि तर्क करने वाला, यानी चुनने वाला। आप लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं, चुन रहे हैं उसको करने के लिए, तो आप जिस माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं उस काम को चुनने के लिए ताकि आप कर सकें, वह आप कॉन्शियस माइंड का ही इस्तेमाल करके उस काम को चुन पा रहे हैं। और नेक्स्ट समझते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड जो होता है यह हमारे माइंड की एक डार्क स्टेट होती है, जिसको कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यानी कॉन्शियस माइंड के जरिए अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यह ऑटोमेटिक काम करती रहती है और दिन के 24 घंटे काम करती रहती है, मतलब हर समय अनकॉन्शियस माइंड अपना काम करती रहती है और इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हम समझते हैं थर्ड, प्री कॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस माइंड का हिंदी में मतलब होता है अर्धचेतन। अर्धचेतन मन को हम समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के जो बीच का स्टेट है। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के जो बीच का स्टेट है, हम इसी को बोलते हैं अर्धचेतन। यानी कि ना जब कोई काम ना ही कॉन्शियस रूप से किया जाए, ना ही चेतन रूप से किया जाए, और ना ही अनकॉन्शियस यानी अचेतन रूप से किया जाए, उसका बीच का जो स्टेट है वह होता है प्री कॉन्शियस। इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, वहां पे मैंने एग्जांपल के साथ इन तीनों चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई किया, बहुत ही इजी लैंग्वेज में सिंप्लीफाई किया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम लोग अब समझते हैं पर्सनालिटी की तीन अवस्था के बारे में, जिसे हम ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो हम पर्सनालिटी की पहले स्टेट को लेते हैं, पहली अवस्था को लेते हैं, जिसको कहते हैं ईड, यानी ईद। ईद देखिए क्या होता है, यह प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर पे काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर पे काम करता है। इसको दुनिया की नैतिकता, सामाजिक नैतिकता, चीजें अच्छी हैं नहीं हैं, मेरे लिए उचित हैं नहीं है, समय असमय, उचित अनुचित, इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। यह केवल प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर के ऊपर काम करता है, यानी आत्मसंतुष्टि, इच्छा पूर्ति के सिद्धांत पे काम करता है। इसको हर स्थिति में अपनी इच्छा को पूर्ण करना होता है, अपनी आत्मसंतुष्टि को पूर्ण करना होता है। ईड मतलब ईड पर्सनालिटी वाला व्यक्तित्व हर कंडीशन में अपनी
प्लेजर को पूरा करना चाहेगा, अपनी इच्छा को पूरा करना चाहेगा। मैंने आपको बताया कि ईद हर कंडीशन में अपनी प्लेजर यानी अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। इससे दुनिया की कोई भी सिद्धांत, नियम, नैतिक, अनैतिक स्थिति, परिस्थिति, इससे कोई मतलब नहीं होता। बस इसको अपनी इच्छा को पूरा करना है तो करना है, चाहे जैसे भी हो। इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल क्या है, इसको गौर से समझिएगा। अगर आप एग्जाम्पल समझ जाते हैं तो आप ईद को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि यह एक व्यक्ति के पर्सनालिटी को कैसे मतलब कि कंट्रोल करती, कौन सा एरियाज होता है जहां पे ईद की प्रधानता होती है। तो एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं एक बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ एक बड़े से मॉल में जाता है शॉपिंग के लिए, और वहां पे जाने के बाद उस मॉल इतना बड़ा था, वह मॉल इतना बड़ा था कि वहां पे हर तरीके का सामान मिल रहा था, और बच्चे की नजर एक ऐसे खिलौने पे पड़ती है जो बहुत ही कॉस्टली था और बहुत ही खूबसूरत भी था, और वह बच्चा अपने माता पिता से जिद करने लगता है कि नहीं, मुझे वह खिलौना चाहिए। पिता ने उस खिलौने के बारे में देखा, मतलब कि सुना, समझा, देखा, और खिलौना काफी कॉस्टली था, इसलिए अपने बच्चे को मना कर रहा है कि नहीं बेटा, ये खिलौना नहीं लेना है, नहीं, अच्छा नहीं है। लेकिन उसका जो बच्चा था इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि यह खिलौना मेरे लिए अच्छा नहीं है। उसको चाहिए तो चाहिए। वह वहीं पे रोने लगा, जिद करने लगा। उसको खिलौने को जिस तरीके से मिल सके उस तरीका का प्रयास निरंतर वहीं पे वो करने लगा। वह लेटने लगा। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं था कि वह इस तरीके की एक्टिविटी अगर वहां करेगा तो वहां के आसपास के लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, और वह निरंतर प्रयास करता रहा। वो प्रयास किया जिससे वो खिलौना मिल जाए, और उसके पिता को लास्ट में मजबूरन उस खिलौने को उसको दिलाना पड़ा, और तब जाके उस बच्चे की इच्छा यहाँ पे संतुष्ट हुई। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं कि बच्चा जो था उसको इससे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पिताजी के जेब में पैसे हैं, नहीं है, स्थिति सही है, नहीं है, सामाजिक स्थिति, नैतिकता, कुछ भी, मतलब कि उसके लिए प्रोडक्ट सही, वो खिलौना सही है कि नहीं है, उसको खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा, यह सारी चीजें डजंट मैटर। उसके लिए यह सारी चीजें मायने नहीं रखती थी, और उसने उसको किसी भी तरीके से जिद करके ले ही लिया। तो माइंड की यह अवस्था यानी पर्सनालिटी की इसी स्टेट को हम ईड बोलते हैं कि जब कोई बच्चा अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हर तरीके का वो प्रयास करता है जहां से उसकी इच्छा पूर्ण हो सके। माइंड की यही अवस्था ईद होती है, मतलब पर्सनालिटी की यही अवस्था ईद होती है। और यह एक बच्चे के अंदर जन्मजात पाया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो इसकी प्रधानता के साथ पैदा होता है, यानी जन्म से के बाद ही बच्चे के अंदर ईद की पर्सनालिटी रहती, यानी इच्छा पूर्ति की पर्सनालिटी रहती। आप इस चीज को रियल लाइफ से रिलेट करके देखिए, क्या एग्जाम्पल, मतलब कि एकदम सटीक एग्जाम्पल है ईद को समझने के लिए, कि एक बच्चा जो है वह अपनी हर इच्छा को पूरी करने के लिए निरंतर प्रयास करता है, वह जिद पे आ जाता है सारी चीजें। और यह पूरी प्रक्रिया जितनी भी होती है ईद के अंतर्गत अनकॉन्शियसली होती है, यानी अनकॉन्शियसली यानी अचेतन अवस्था में होती है, जिसमें यह तर्क नहीं कर पाता कि क्या उचित है क्या अनुचित है। यह सारी चीजें अनकॉन्शियसली होती है, यानी अचेतन की अवस्था में होती है। तो आपको ईद समझ में आ गया होगा कि पर्सनालिटी की कौन सी अवस्था ईद है। अगर ईद को कंट्रोल नहीं किया गया, अगर ईद को कंट्रोल नहीं किया गया तो यह खतरा भी हो सकती है व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए भी। अब यह खतरा कैसे हो सकती है बच्चे के लिए, इसको हम समझते हैं कि ईद को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी होता है। अभी इसको भी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वह एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक बच्चा है और वो और बच्चों को साइकिल चलाते देख रहा है, और उसके अंतर्गत एक इच्छा जागृत हुई कि नहीं, मुझे भी साइकिल चलाना है, और उसके अंदर वो इच्छा जागृत हुई और अपने पिता से जिद करने लगा कि नहीं, मुझे भी साइकिल चलाना है।
जबकि वह बच्चा बहुत छोटा है, इस चीज को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वह छोटा है, अभी साइकिल नहीं चला सकता। लेकिन कुछ बच्चों को देख के कि वह साइकिल चला रहे हैं, मुझे भी उसी तरीके से करना है, वह जिद पकड़ लेता है। फाइनली उसके पिताजी उसको साइकिल छोटी सी ला के देते हैं और फिर उसको बैठा के उसको चलाना सिखाते हैं। यानी फिर साइकिल पे उसको बैठा के उसको पकड़ के साइकिल को थोड़ी देर मतलब उसको टहलाते हैं, फिर उसकी इच्छा जाके मतलब खत्म होती है। यानी कि यहाँ पे ईद को कंट्रोल उसके पिता द्वारा किया गया। अगर मान लीजिए उसको अकेले छोड़ देते, साइकिल लाके अगर उसको दे देते, तो बच्चा अगर उस पर चढ़ता और साइकिल चलाता तो गिर सकता था, चोट लग सकती थी, इससे उसको परेशानी होगी, पिता को भी परेशानी होगी, फैमिली को परेशानी होगी, बच्चे को भी परेशानी होगी। तो ईद को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। ईद पर्सनालिटी वाले व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले यह नहीं देखते कि उसमें खतरा कितना है, कैसे वह खतरे से मतलब कि प्रभावित हो सकते हैं। इससे उनको कोई मतलब नहीं होता है, उनको सिर्फ अपने प्लेजर को पूरा करना होता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना होता है, अपनी आत्मसंतुष्टि को पूरा करना होता है। तो मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया। आपको यह टॉपिक ईद क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियोस को रिवर्स में जाइए, एक बार फिर से देखिए ईद वाले टॉपिक को और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया कि ईद क्या होता है। अब हम दूसरे टॉपिक को समझते हैं, जो है ईगो। बेसिकली ईगो जो है प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी के ऊपर काम करता है। बेसिकली ईगो जो होता है प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी के ऊपर काम करता है, यानी वास्तविकता के सिद्धांत पे कार्य करता है। और यह सारी प्रोसेस जो होती है यह कॉन्शियसली मतलब कि कंप्लीट होती है, यानी चेतन की अवस्था में कंप्लीट होती है। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी ईगो मतलब कैसे काम करती है। ईगो को समझने के लिए फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं, मैं उसी एग्जाम्पल को आपको रिपीट करके यह समझाता हूं कि ईगो जो है कैसे प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी के ऊपर काम करता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वह ईड के साथ पैदा होता है, यानी उसके अंदर यह जो ईड होता है, जो अपनी प्लेजर को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की जो जिद होती है, उसके साथ ही पैदा होता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो कुछ चीजें ऐसे उसके लाइफ में होती हैं जिसकी इच्छा उसके अंदर जागृत होती है, लेकिन वह इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती किसी भी कारण की वजह से, चाहे सामाजिक, नैतिक, किसी भी कारण की वजह से उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती। एक बार ऐसा होता है नहीं हो पाती, दो बार ऐसा होता है नहीं हो पाती है, फिर उसको सामाजिक वास्तविकता के बारे में पता चलता है कि इस दुनिया में जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो हर तरीके से मतलब हर बार इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। जब वह बच्चा बड़ा होता है तो उसको वास्तविकता से परिचय होता है, लेकिन जब उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है तो डिप्रेशन में भी जाता है, उसको एंजाइटी भी होती है, दुखी भी होता है, हर तरीके की मतलब कि वो डिप्रेस भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसको वास्तविकता से परिचय हो रहा है कि समाज में मतलब कि जीवन में जो चीजें मतलब इच्छाएं, हर इच्छाएं उसकी पूरी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे उसकी रियलिटी से मतलब उसका परिचय हो गया और यहीं पे वह मानसिक रूप से मजबूत भी होगा और यही अवस्था जो होगी यही होगा ईगो। पर्सनालिटी की इसी स्टेट को हम ईगो बोलते हैं और यह सोचने के तार्किक तरीका है जो कि परिस्थितियों के साथ विकसित होती हैं। ईगो और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, उसकी अच्छी पर्सनालिटी के लिए उसके अंदर ईगो का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। अगर एक अच्छा पर्सनालिटी वाला व्यक्ति हो तो उसके अंदर ईगो का बहुत ही स्ट्रांग होता है, तभी वह जाके अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन कर पाता। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि ईगो क्या है। तो दो टॉपिक समझ में आ गई, ईड क्या है और ईगो क्या है। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है सुपर ईगो। हम लोग यहाँ पे सुपर ईगो को समझते हैं कि सुपर ईगो पर्सनालिटी की कौन सी अवस्था है। तो बेसिकली सुपर ईगो जो होता है सोशल एंड कल्चरल रूल पे काम करता है, यानी प्रिंसिपल्स पे काम करता है, आदर्शों के ऊपर काम करता है, नैतिकता के ऊपर कार्य करता है। जब बच्चा बड़ा होता है, समय के साथ बड़ा होता जाता है, तो उसको सामाजिक वास्तविकता से उसका परिचय होता है, यानी वह अपने माता के साथ, पिता के साथ, गुरु के साथ, बंधुओं के साथ अटैच में आ जाता है, यानी उसके संपर्क में अपना संपर्क स्थापित करता है और शिक्षा ग्रहण करता है और उसको वहां पे तरह तरह के नैतिकता के बारे में सिखाया जाता है, सामाजिक नियम के बारे में सिखाया जाता है, व्यक्तिगत नियम के बारे में सिखाया जाता है। यह सारे सिद्धांत, रूल, नियम, नैतिकता, यह सारी चीजें वहां पे उसको सिखाई जाती है और
वह लाइफ में जो भी कार्य करता है वह नैतिकता के ऊपर कार्य करता है, नियम को फॉलो करके काम करता है, प्रिंसिपल को फॉलो करके काम करता है, यानी जो भी काम करता है वो सैद्धांतिक रूप से कार्य करता है। तो पर्सनालिटी की यह अवस्था जो होती है उसको हम बोलते हैं सुपर ईगो। पर्सनालिटी की यही अवस्था जो होती है इसको हम बोलते हैं सुपर ईगो। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? अब बेसिकली इसको समझने के लिए हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, मतलब वह समय के साथ बड़ा हो चुका है, यानी ईड से भी ऊपर उठ चुका है और ईगो से भी ऊपर उठ चुका है। वह पर्सनालिटी की तीसरी अवस्था में है, सुपर ईगो। ठीक है, अब यहाँ पे वह बच्चा जब कोई काम करेगा, यानी पर्सनालिटी की इस अवस्था में जब पहुंचेगा तो वह कोई काम करेगा, उस काम को करने से पहले उसके माइंड में यह सवाल आएगा कि उस काम को करने का सैद्धांतिक रूप क्या है, प्रिंसिपल क्या है, रूल क्या है, यह सारी चीजें वो फॉलो करेगा। सो यही पर्सनालिटी की जो स्टेट होती है यही होती है सुपर ईगो। और उन सभी सिद्धांतों को जब रूल्स को प्रिंसिपल्स को अमल में लाके जब कोई कार्य को करेगा तो उसमें सफलता मिलेगी और वहां पे उसको प्रशंसा भी मिलेगी। जो कार्य वो कर रहा है अब उसके फैमिली द्वारा प्रशंसा मिलेगी, उसके गुरुओं द्वारा मिलेगी, जिसका काम किया है उसके द्वारा मिलेगी। और बाय द वे किसी भी कारण से उसको उस काम में असफलता मिल जाती है तो उसको यहाँ पे अप्रशंसा भी मिलेगी, यानी उसको सम्मानित नहीं किया जाएगा। तो यह सारी चीजें इसके साथ होती है सुपर ईगो की अवस्था में। और इसी प्रकार उसके अंदर सुपर ईगो बढ़ता जाएगा, यानी जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी और उसकी पर्सनालिटी डेवलप होगी उसी हिसाब से यहाँ पे सुपर ईगो उसके अंदर बढ़ता जाएगा। तो सुपर ईगो के बारे में मैंने आपको बताया कि यह प्रिंसिपल पे काम करता है, या सिद्धांतों पे काम करता है, नैतिकता पे काम करता है, आदर्शों के ऊपर काम करता है, सोशल एंड कल्चरल रूल के प्रिंसिपल पे काम करता है, या सारे सिद्धांतों के ऊपर सुपर ईगो पर्सनालिटी वाला व्यक्ति काम करता है। सुपर ईगो भी ईद की तरह ही होता है। सुपर ईगो पर्सनालिटी वाला व्यक्ति अगर किसी चीज को ठान लेता है कि इस काम को मुझे पूरा करना है, नैतिक रूप से ठान लेता है कि मुझे इस काम को पूरा करना है, तो वह किसी भी हालत में उस काम को पूरा करता है। फिर उसको यह नहीं दिखता कि रास्ते में उसके साथ समस्या क्या आएगी, उसको किन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए मायने नहीं रखती हैं। सुपर ईगो वाला व्यक्ति अगर एक बार ठान लिया किसी काम को करने के लिए तो उसको सैद्धांतिक रूप से, नैतिक रूप से, नियमों के हिसाब से वह उस काम को खत्म जरूर करेगा, लेकिन वह उस काम को वह करेगा तो सिद्धांतिक रूप से ही करेगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में समझा ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में डिटेल में समझा, जो कि दिया गया था सिगमंड फ्रायड द्वारा साइको एनालिसिस, साइको एनालिटिक डेवलपमेंट, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड साइको डायनामिक डेवलपमेंट थ्योरी में, यानी मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है टोटल ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में हम लोग डिटेल में समझा, इजी लैंग्वेज में समझा ताकि आपको समझ में आ जाए, और मैंने उसी वे में आपको समझाया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपके प्यार की जरूरत है। और अपने जीवन में मेहनत करते रहिए, कामयाबी को अपने नेक्स्ट स्तर पर लेकर जाते रहिए।